नमस्कार साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में हिमालय पर्वतीय प्रदेश और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उस पर मैंने चर्चा की थी और मुख्य रूप से मैंने इन दोनों भू आकृतियों में मैंने अंतर बताने का प्रयास किया था। आज मैं कक्षा 11 के लिए जो हमारा चैप्टर है भारत की भू आकृति, उसके अंतर्गत मैं आज मुख्य रूप से भारत की जो भू आकृतियां हैं उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं भू आकृति के बारे में बता दूं कि पर्वत, पठारों, मैदानों, पर्वत भू आकृति कहते हैं किसको हैं, तो पर्वत, पठारों, मैदानों आदि के आकार तथा विकास को ही भू आकृति कहते हैं। पर्वत या पर्वतों, पठारों, मैदानों आदि के में जो उनका आकार होता है तथा उनका जो विकास होता है उसी को ही भू आकृति कहा जाता है। यह संरचना, प्रक्रिया और विकास, संरचना, प्रक्रिया एवं विकास की जो अवस्थाएं होती है, विकास की अवस्था का परिणाम है। तो हम कह सकते हैं जो भू आकृति है वो कैसे बनती है, तो संरचना, प्रक्रिया एवं विकास की जो अवस्था होती है ये उसी का परिणाम है। मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो भारत में जो भू आकृतियां पाई जाती है या हम कह सकते हैं जो स्थलाकृतियां पाई जाती है वह मुख्य रूप से 3 भू आकृतिक खंड में भारत की जो भू आकृतियां हैं, भू आकृतिक खंड जो हैं उसको भारत में जो भारत की जो भू आकृतिक खंड है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें अगर हम देखें तो पर्वत, पठार और मैदान की बात करेंगे। परंतु मैं आपको भारत के बारे में बताता हूं तो भारत की जो भू आकृतियां हैं वो हम 6 भागों में बांटेंगे। भारत की जो भू आकृतियां हैं उन्हें हम 6 भागों में बांटेंगे। और 6 भागों में मैं बांटने से पहले आपको बता दूं कि हमने पर्वतों, पठारों और मैदानों की पूर्व में चर्चा कर ली थी। आज मैं आपको भू आकृति खंड में बांट रहा हूँ किसको, भारत को। तो मैं आपको भारत की जो भू आकृति के खंड हैं उनको पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में उसको मानचित्र में बताऊंगा। तो उत्तर तथा जो पहला है वो उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला पहला है। और दूसरी की बात करें तो उत्तर का या उत्तर भारत का मैदान। तीसरे की बात करूं तो तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार है। और चौथे की मैं बात करूं तो वह है थार का
मरुस्थल, 3 तक यानी उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान या भारत का जो उत्तर भारत है उसका मैदान, फिर है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा थार का मरुस्थल, 5वां यदि मैं बात करूं तो उसे कहेंगे तटीय मैदान, और अंतिम जो है 6ठा है वो है द्वीप समूह। तो भारत की जो भू-आकृतिक खंड है उन्हें हम 6 भागों में बांट सकते हैं। इन 6 भागों को मैं अब आपको मानचित्र में बताऊंगा। और आज हम मुख्य रूप से जो हमारा पहला उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी जो पर्वतमाला है इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है हम उस पर चर्चा करें उससे पहले समग्र को 6 जो भू आकृतिक खंड हैं उसे हम मानचित्र में समझ लेते हैं कि कौन सा किस स्थान पर अवस्थित है। तो सर्वप्रथम मैं भारत के जो मानचित्र है उसके अंदर आपको जो भू आकृतिक खंड है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी मानचित्र बनाकर उसमें इसे थोड़ा सा समझ लें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि पहला या ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे, यानी ये जो क्षेत्र है हमने बात की थी उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो पहला भाग हमारा ये हुआ, ये फर्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे भाग की। तो दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा जो भाग है उत्तर का या उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब मैं तीसरे की बात करूं, जो तीसरा जो भाग है वो है थार का नंबर 3। मैं बता रहा हूं आपको थार का मरुस्थल। 3 भाग हमारे हो चुके हैं। चौथा भाग मैं आपको बता रहा हूं वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब मैं 5वें की बात करूं तो 5वां जो आपको ये क्षेत्र दिख रहा है ये है तटीय मैदान। अब मैं अंतिम की बात करूं तो आपका
जो छठा भाग बचता है ये है, ये वाला पूरा भाग है, एक तो ये और एक ये जो भाग है ये है द्वीप समूह। तो मैंने आपको 6 भाग बताए और 6 भागों को मैं वापस आपको बता देता हूं। और पहला भाग हमारा था उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, तो मैंने आपको ये वाला भाग बताया। दूसरा आपको मैं बता रहा हूं उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो ये है नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरे की मैं बात करता हूं तो तीसरा जो ये नंबर है ये 3 नंबर पे थार का मरुस्थल। चौथे नंबर की मैं यदि बात करूं तो नंबर 4 पे है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में 5वें की बात करूं तो नंबर 5 तटीय मैदान, ये दोनों तरफ तटीय मैदान। नंबर 6 की यदि मैं बात करूं तो इधर तो आपको लक्षद्वीप दिखेगा और इधर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेंगे, जो भारत के द्वीप समूहों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो मैं आपको जो भारत के जो भू आकृतिक खंड हैं उनको मैं आपको बता चुका हूं, परंतु ये बहुत बड़े विस्तार वाले टॉपिक हैं। आज हम भारत के जो भू आकृतिक खंड हैं उसमें सबसे पहला जो खंड है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो बिंदु है अध्ययन का, वो है उत्तरी या उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। आज हमारा जो बिंदु है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। आज हम उत्तरी जो हमारा भारत है, या हम कह सकते हैं मुख्य रूप से जो पर्वतीय भाग है उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ये भाग है वो कैसा है। तो उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो मैं आपको इसका ये क्षेत्र बता रहा हूँ। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? इसमें जम्मू और कश्मीर आ रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो हमारा उत्तराखंड का भाग आ रहा है। उसके बाद में हम आ जाएं तो नेपाल के नीचे का हिस्सा, सिक्किम हो गया हमारा पूरा, और जितने भी हमारे जो ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। या इन क्षेत्रों में ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तर या उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला फैली हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग ये भारत में जो हम अगर दिशा की बात करें तो जो हम बात कर रहे हैं वो है, ये है उत्तर दिशा, सॉरी ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये दक्षिण। तो भारत में जो उत्तर दिशा से, उत्तर से हम कह सकते हैं पूर्व की ओर एक चापाकार जो आकृति है उसमें ये पर्वतमाला फैली हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक निश्चित क्षेत्र ऐसा नहीं कि
केवल पर्वत हैं, यहाँ पर्वत नहीं होके यहाँ पर्वत की एक चेन है, एक श्रृंखला है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है वो इस प्रकार से फैली हुई है। इसका मैं आपको अपने जब अगला वीडियो आएगा हिमालय हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला जो उसका जो उद्भव है हम उस पर चर्चा करेंगे, तब मैं हम इस पे डिटेल से विस्तार से थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो आज हम केवल और केवल हिमालय पर्वतमाला पर बात कर रहे हैं। ये उत्तर से पूर्व की ओर लगभग उत्तर से पूर्व की ओर लगभग ये 2500 किलोमीटर में 2500 किलोमीटर जो में फैली हुई है और इसकी चौड़ाई जो है लगभग ये इसकी तो लंबाई हो गई, ये लंबाई हुई है। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इसकी लगभग 150 से 400 किलोमीटर है। 150 से 400 किलोमीटर, यानी कहीं पे थोड़ी सी इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहीं पे चौड़ाई कम है। हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर। विश्व की नंबर वन जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी हिमालय पे स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगर मैं बात करूं जो इसका जो नाम है माउंट एवरेस्ट, जो नाम रखा गया है, इसका नाम भारत के एक पूर्व के महासर्वेक्षक हुए हैं, पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। अगर मैं आल्प्स पर्वत की बात करूं तो आल्प्स हिमालय में लगभग 140 पर्वत शिखर ऐसे हैं जिनकी जो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उससे लगभग 140 पर्वत शिखर ऐसे हैं हिमालय पर्वत के। जो आल्प्स की सबसे जो हाईएस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 4,810। कितनी है? 4,810 और 810 मीटर उसकी हाईएस्ट है, पीक, उसकी हाईएस्ट चोटी। और हिमालय के लगभग 100 हम कह सकते हैं 140 पर्वत शिखर ऐसे हैं जो इससे ऊंचे हैं। यानी हिमालय आल्प्स की जो हाईएस्ट जो पर्वत चोटी है उसकी हाइट है 4,810 मीटर और भारत की जो भारत या हम कह सकते हैं हिमालय की 140 चोटियां ऐसी है जो 4,810 से ऊंची हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हिमालय जो पर्वत हम कह सकते हैं पर्वतमाला है वो अपने आप में कितना बड़ा हम कह सकते हैं हिस्सा रखती है विश्व के अंतर्गत। अब मैं जो इसकी फीचर्स बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा कि हिमालय कोई पर्वत नहीं है, ये एक पर्वतमाला है, हम कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला है।
जो समानांतर समानांतर फैली हुई है, और इसके निर्माण में हम बाद में बात करेंगे। तो जो इसकी जो तीन पर्वत, इसकी जो मुख्य रूप से तीन पर्वत श्रृंखला है, उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे मैं पहले बता दूं आपको कि थोड़ा सा हम इसको मैप में समझेंगे। हिमालय की तीन जो पर्वत श्रृंखला है वो हम देखेंगे। सबसे पहला हम बात करें तो सबसे पहली जो पर्वत श्रृंखला है नंबर 1, हम उसकी बात करते हैं। नंबर 1, इसका नाम है महाहिमालय, हम कह सकते हैं इसे, या इसे वृहद हिमालय भी इसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे जो इसे हैं, इसे कहते हैं मध्य हिमालय, या इसे बोल सकते हैं लघु हिमालय, लघु या इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पे है ये, इसे बाह्य हिमालय कहते हैं, इसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। तो इनका कई कई नाम अलग भी आ सकता है, परंतु ये तीनों इस प्रकार से हैं। नंबर 1 वृहद हिमालय, नंबर 2 लघु या मध्य हिमालय, और नंबर 3 जो है वो है बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। अब मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ वृहद हिमालय की। तो वृहद हिमालय के अंतर्गत यह हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत की ये श्रृंखला है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर के आसपास है। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और हिमालय पर्वत की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है, और यह कह सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी पर्वत श्रृंखला, इसी क्षेत्र में है। और ये इस क्षेत्र में, यानी इस पूरे हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची श्रृंखला है महाहिमालय या वृहद हिमालय। दूसरे हम इसके अंदर और बात करें तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर के आसपास है। और विश्व की उच्चतम जो चोटियां हैं वो इसी पर्वत क्षेत्र में या इसी वृहद हिमालय में स्थित हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे एवरेस्ट की बात आती है, उसकी है 8850। उसके बाद में बात करूं कंचनजंगा की बात करूं तो 8598 कंचनजंगा, 8598, ये सब मीटर में, ये भी मीटर। अगर मैं और बात करूं तो मकालू की बात करूं 8481 मीटर।
और मैं बात करूं धौलागिरी या धौलगिरी की बात करूं तो वो है 8,172 मीटर। उसके बाद में बात करूं तो नागा पर्वत आ गया, नागा पर्वत। उसके बाद अन्नपूर्णा। तो ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूं वो 8,000 से ऊपर वाली पर्वत शिखर है। अन्नपूर्णा की है 8,071 मीटर और नागा पर्वत की है 8,126। अब इससे बाद की मैं बात करूं तो वो लगभग 8,000 से कम की है। जैसे नंदा देवी है 7,817। तो अब मैंने यहाँ पे आपको 8,000 से ऊपर वाले की लगभग जो इसकी ऊंची चोटियां हैं, तो आप कह सकते हैं 8,000 से ऊपर की इसकी 6 चोटियां ऐसी है जिसकी हाइट 8,000 से ज्यादा है। 8,000 मीटर से इसकी ऊंचाई ऐसी चोटियां 6 चोटियां ऐसी है जिसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। तो बृहद हिमालय के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये 6 चोटियां ऐसी हैं कि जिसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। अधिक ऊंचाई के कारण बृहद हिमालय सदा बर्फ से ढका रहता है, अतः इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करूं हमारे दूसरे हिमालय क्षेत्र या दूसरी श्रृंखला की, तो दूसरी जो श्रृंखला है उसका नाम है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय यह हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में और अगर और बात करें तो बाह्य या शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। लगभग इसकी जो औसत चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर और 3,700 से 4,500 मीटर इसकी औसत। ये तो इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो 3,700 से 4,500 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर मैं और बात करूं इसमें पीर पंजाल और धौलाधार यहाँ की प्रमुख हम कह सकते हैं प्रमुख जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं वो हैं। और लघु बृहद तथा लघु जो हिमालय है उसके बीच विस्तृत फैली हुई घाटियां हैं, जैसे कश्मीर घाटी हो गई और काठमांडू घाटी हो गई जो नेपाल में है। और भारत के जो प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक जो स्थान हैं जैसे शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, डलहौजी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये जो उत्तरी हम कह सकते हैं लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है उसके दक्षिणी जो ढलान है उन पे स्थित है। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो तीसरा जो क्षेत्र है इसके बारे में या तीसरी श्रृंखला के बारे में, बाह्य या शिवालिक या उप हिमालय क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं ये लघु हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी
जो मैं बात करूं तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूं तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है और 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई है। तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है और 90 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अगर मैं बात करूं आगे तो यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला की अंतिम श्रेणी है, जिसके दक्षिण में भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, भारत का उत्तर का विशाल मैदान है वो स्थित है। अगर मैं बात करूं तो जो दक्षिण का इसके जो क्षेत्र के बाद में उत्तर का विशाल मैदान आने लगता है और लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय के बीच कहीं कहीं दून होते हैं और कुछ समतल हम कह सकते हैं समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती है, जिसे दून कहते हैं। तो दून बोले तो जैसे आप जानते हैं देहरादून और अगर मैं बात करूं तो है ना, इनके पश्चिम में तो पाए जाते हैं दून, तो जैसे देहरादून, और पूर्व में ये तो है पश्चिम में, और पूर्व में पाए जाते हैं दुआर, तो जैसे हरिद्वार। तो अगर इधर यानी पश्चिम में है तो दून है और पूर्व में है तो द्वार है, तो द्वार के अंदर हरिद्वार मुख्य इसके उदाहरण हैं। अगर और मैं इसकी बात करूं तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है इनका प्रादेशिक वितरण भी किया जा सकता है और किया जाता है। तो अगर मैं हिमालय का जो वर्गीकरण करूं प्रादेशिक आधार पर, तो पहला मैं करूंगा इसको कश्मीर हिमालय, दूसरे में मैं करूंगा हिमाचल हिमालय, और तीसरे पे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, नंबर 3 दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथे पे अरुणाचल हिमालय, और 5वें पे पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। मैंने आपको इस वीडियो में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का जो भू-आकृतिक जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको बताया। इसमें हम प्रादेशिक आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं, और ये प्रादेशिक आधार पर मैंने 5 आपको वीडियो बताए, 5 मैंने आपको वर्गीकरण के आधार पर 5 भाग बताए हैं। कश्मीर हिमालय, आपका हिमाचल हिमालय, और ये आपका सिक्किम हिमालय या सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, ये आपका अरुणाचल हिमालय, और ये पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। तो इस प्रकार से मैंने आपको उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला के बारे में विस्तार से बताया। इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।